हमारे यूनाइटेड होने का और आप सबका हमारे को स्नेहाशीष देने का हमारे को यही एडवांटेज है कि हम आज एक ही छत के नीचे बैठे हैं और सभी एक दूसरे का सहयोग लेने और देने के लिए तैयार है। तो जैसे मैं बता रहा था कि कल अचानक से याद आया कि क्या किया जा सकता है, इसको एक्शन में कैसे लाया जा सकता है पत्रकारिता को, ताकि केवल प्रेस नोट पे नहीं, आपको लगे कि ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, इस विषय पे आप लोग मिलकर काम करो, वो सुनने का भी हमारा इसमें कोर ऑब्जेक्ट है हमारा कि आप हमें बताएं और हम भी कुछ बताएं कि भाई हम ये करने के लिए तैयार है, कैसे वो काम किया जा सकता है। तो ये हमारा मुख्य मोटो ये भी है, ये बात पहुंचे, बजट का संदेश पहुंचे और हमारी जो ऑब्जेक्ट है, मिशन है, वो भी आप तक और आपके माध्यम से बीकानेर के विकास को सकारात्मक रूप से लाएं। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा उज्जवल गोयल। सैंतीस साल की अपनी नौकरी मैंने डुगर कॉलेज में व्याख्याता के रूप में की। जहां तक बजट बोलने की बात है तो मैं ऐसा कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य सी बात मेरे दिमाग में आती है, वो यह आती है कि हम अगली पीढ़ी से चाहते क्या है। हमारी पिछली पीढ़ी बचत पे बहुत ध्यान देती थी, बचत करती थी और सरकार भी बहुत हमें प्रोत्साहित करती थी कि भी एटीसी की छूट मिलेगी, ये बचत करो, वो बचत करो। अब सरकार हमसे कहती है कि आप बचत मत करो, क्योंकि सरकार हमको कोई लाभ देने ही नहीं चाहती एटीसी का। सरकार कहती है खर्च करो, और खर्च करो या निवेश करो, और निवेश करो उस पर वापस टैक्स दो। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम बजट में किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। मेरा विचार है। दूसरा, हायर एजुकेशन को हम बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हायर एजुकेशन पे बजट हमारा कम होता जा रहा है। हमारे सारे इंस्टीट्यूट जो है खाली पड़े हैं, कहीं पे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है और हम कहते हैं कि हम युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये विरोधाभास है। यदि हम शिक्षा की तरफ बढ़ावा देना चाहते हैं तो उस पर बजट का आवंटन भी ज्यादा होना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा विचार है और ज्यादा मैं बातें कर नहीं सकता हूँ। एक बात और लास्ट बोलूंगा बीकानेर के लिए। बीकानेर में ह्यूमन रिसोर्स सबसे अच्छा है, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ। मैं जिस विषय का व्याख्याता रहा हूँ, मेरे कम से कम 300 विद्यार्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं बाहर, और उन 300 के एम्प्लॉयर यही कहते हैं कि साहब सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपका बीकानेर का है, लेकिन वो रिसोर्स यहाँ काम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर वो इंडस्ट्री अपने लेवल पे तैयार करें। फॉर एग्जांपल, माइनिंग से हमारे राजेश जी चूरा साहब जुड़े हुए हैं। माइनिंग में माइनिंग मेट इनके यहाँ होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में बीकानेर के लोकल बच्चे को माइनिंग मेट नहीं। अगर ये सिरेमिक इंडस्ट्री या क्ले इंडस्ट्री इस तरह का एक इंस्टीट्यूट शुरू करे कि वहां पे माइनिंग मेट की ट्रेनिंग दे लोकल बच्चों को और उन्हीं को बीकानेर के अंदर नौकरी पे रखे, वो मेरे ख्याल से ज्यादा काम करेगा। तो एक छोटा सा मेरा विचार है। आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को अपने दायित्व पूरे करने होते हैं, ये हमारा परिचय था। प्रायोजक का परिचय देना हमारा दायित्व था, ये दायित्व हमने निभाया और पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब अपन मुख्य धारा में आते हैं, जो मूल हमारा ऑब्जेक्ट था। आप सभी साथियों, आप सभी वरिष्ठजनों से मार्गदर्शन लेना, आपकी प्रतिक्रिया लेना, ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके, लिख सके, वीडियो बना सके। और प्रोफेसर राज जोशी, सबसे पहले परिचय तो ये आपको दे दे। वैसे मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, गोपाल मेरे स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग और भी स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आनंद जी का, विनय जी का, आपके टीम का पूरे बधाई कि आपने इस तरह का आयोजन किया। पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव इस चीज में लगाव भी हो गया, क्योंकि मैंने खुद लगभग 20 साल पहले पत्रकारिता का बीजेएमसी का कोर्स किया था, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का, फिर एमजेएमसी का कोर्स भी किया। और उसके बाद में मैंने क्या है कि वहां पे जो काउंसलिंग क्लासें लगती थी
उनको पढ़ाना भी शुरू किया। बीकानेर के बहुत सारे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं यहाँ नाम। जो मैं बिंदु पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सारा चुनाव है, हमारा सारा जो राजनीति है, वो युवाओं के रोजगार से शुरू हुई। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े, उठाए। उसमें जो एक कदम जो था वो इंटर्नशिप का था। एकदम नया कंसेप्ट लाई सरकार कि भाई हम 5 सालों में 1 करोड़ युवा लोगों को इंटर्नशिप देंगे। लेकिन इंटर्नशिप उस जो योजना है, उस योजना के साथ में बहुत सारी जो है सीमाएं लगाई। वो सीमाएं जो है वो मेरे हिसाब से पता नहीं किस तरह से सोचा है और आगे उसमें क्या आगे होता है। मेरे इसमें जो 2-4 शंकाएं थी इसमें। पहली शंका इसमें यह थी कि उन्होंने जो पात्रता के मापदंड तय किए उसमें लिखा कि जो पेशेवर व्यक्ति है, पेशेवर कोर्स किए हुए हैं, CA, CS, MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वो लोग इंटर्नशिप के पात्र नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है वो पात्र नहीं होगा। नंबर 3 जो आयकर देते हैं वो पात्र नहीं होंगे। अब मुझे ये समझ में सभी को बहुत बहुत नमस्कार। भाई गोपाल अग्रवाल, आनंद जी जोशी, अजीत जी भुट्टा साहब बहुत पुराने साथी हैं और मैं पिछले 40 वर्षों से टीचिंग लाइन में हूँ। पहले जैन कॉलेज में लेक्चरर था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए। उसके रिटायरमेंट के बाद में मैंने SMO कॉलेज डूंगरगढ़ में प्रिंसिपल रहा और फिर वहाँ से भी अब रिटायर हो गया हूँ। बीकानेर ही हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की कॉलेज है, हमारे यहाँ MBA की कॉलेज है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं। तो वहाँ यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए और हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, चाहे वह हमारा पुराना परंपरागत ऊन उद्योग है, चाहे हमारा सिरेमिक्स उद्योग है, जो अभी कुछ वर्षों से मैं समझता हूँ वह थोड़ा बैकवर्ड जा रहा है, तो उन उद्योगों से संबंधित और अभी जो नए उद्योग और अब सोलर एनर्जी जो है बहुत अच्छा अपने लिए यहाँ अच्छा चांस दे सकता है हमारे युवाओं को रोजगार देने का। उसके अलावा जो अभी एक हमारी मिट्टी से जो कार्बोनाइट निकल रहा है, कैल्शियम कार्बोनाइट, बहुत अच्छी इंडस्ट्री मैं समझता हूँ। बीकानेर में अभी ऐसी शायद 2 या 3 इंडस्ट्री है। अगर इस प्रकार से ये कोर्स शुरू किए जाए कॉलेजों में, जो हमारी चाहे टेक्निकल कॉलेज हैं, चाहे हमारे मैनेजमेंट की कॉलेज हैं, चाहे हमारी एग्रीकल्चर की कॉलेज हैं, कि हमारी इस हमारी मिट्टी जो है वह सोना उगल रही है। आवश्यकता है कि हम भी जो बजट आया है उस बजट को अनुसार हमारे यहाँ के प्रशासन भी उसको इस प्रकार से लागू करें ताकि हमारी कॉलेजों में, हमारी संस्थाओं में वे कोर्स शुरू हो, जिससे हमारी जो नए बच्चे निकल रहे हैं उनको उन नई टेक्निक का ज्ञान प्राप्त करते हुए यहाँ लोकल ही वे अपने इंडस्ट्री लगाएं, ताकि लोकल हमारे जो यूथ हैं, जो हमारा यहाँ का पढ़ा लिखा यूथ है, उसको यहाँ का यहाँ रोजगार मिले, उसको बाहर नहीं जाना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि यह स्कीम जो है, यह जो बजट में घोषणा की गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और युवाओं के लिए आगे यह बहुत ही गोल्डन चांस है जो उनको रोजगार का साधन देगा। धन्यवाद। चिकित्सा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री होनी चाहिए। ये 2 सुविधाएं, शिक्षा और चिकित्सा अगर जबकि उपलब्ध है तो आम आदमी को उसका लाभ मिलता है। अभी धन्यवाद करता हूँ मैं कि कुछ बीमारियां जो है बड़ी, जैसे कैंसर जैसी बीमारी पे जो दवाइयाँ महंगी है उस पर छूट दी है, लेकिन इससे पार पड़ने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ शिक्षा और चिकित्सा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री दी जानी चाहिए और